नमस्ते बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। हमने इसके पहले लेक्चर्स में बात किया था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। हम वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो उस सीक्वेंस में हमने वहाँ पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जब हम दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करें और क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाए, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। बट यहाँ पर हम देखेंगे इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, जब हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नई क्वांटिटी मिलने वाली है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है नीरज गुप्ता और आपका चैनल है फिजिक्स फायर, ठीक है। चलिए, सो आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात करता हूं तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जिस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता था और डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है और क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज दो वेक्टर हैं आपके पास किसी भी एक प्लेन में। हमने माना ये हमारे पास एक प्लेन है, एक वेक्टर है यहाँ पर, एक वेक्टर है यहाँ पर। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। क्लियर? इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है? थीटा। क्लियर? हमने दो वेक्टर लिए, किसी एक प्लेन पर हैं, उन दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। अब अगर इन दोनों वेक्टर का हम जो क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं, उससे जो नया आंसर मिलेगा, उससे जो वैल्यू मिलेगा, नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, नया वैल्यू मिलेगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर हमें क्या मिल रहा है, सी, और वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हमने कहा चलो अच्छी बात है कि नई जो क्वांटिटी मिल रही है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस जिस तरह से हमने डॉट को सॉल्व किया था, उसका आया था ए बी कॉस थीटा, तो वैसा यहाँ पर क्या क्वांटिटी मिलेगी। तो जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप। अच्छा, ये एन कैप क्या है? एन कैप यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा ए क्रॉस बी की वेक्टर की, है ना। समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एन कैप क्या है? एन कैप वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो ए क्रॉस बी के बाद मिलने वाली है हमें। तो क्वांटिटी ए क्रॉस बी, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन यही एन कैप रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? एन कैप रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पर जो एन कैप होगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किस प्लेन के परपेंडिकुलर? जिसमें वो दोनों वेक्टर हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो एन कैप की डायरेक्शन होगी विच इज़ इन द डायरेक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो डिपेंड करेगा। अभी हम उसके ऊपर भी आएंगे, वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो एन कैप है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से जो क्वांटिटी मिल रही है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को बता रहा है और वो डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। किस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी? उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन के अंदर वो दोनों वेक्टर जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है वो हैं। क्लियर? चलो, इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। अच्छा, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि ए क्रॉस बी वेक्टर जब हम करते हैं तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, पिछली बार कॉस थीटा आता था स्केलर प्रोडक्ट में, यहाँ साइन थीटा आता है, और एन कैप क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एन कैप रिप्रेजेंट करता है द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बोल रहा हूँ या इसको आप बोल दो द डायरेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन और द आंसर। ठीक है, अब हम ये बात करने वाले हैं कि अगर मैं इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है साइन थीटा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अच्छा सर, ये क्यों किया आपने? बड़ा इंपॉर्टेंट केस बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए साइन थीटा
डी, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो पिछली बार जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था वहाँ कहानी ये चल रही थी कि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो पहले वाले वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वाले वेक्टर के ऊपर या पहले वाले वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा इनटू दूसरा वाला वेक्टर। बट यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वेक्टर मतलब हम ये बोल सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इनटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर। ये भी बोला जा सकता है। ए साइन थीटा मीन्स व्हाट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर। एक वेक्टर मैंने ए लिया, ए का मैं वर्टिकल कंपोनेंट ले लेता हूँ। ये वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है, ये वेक्टर मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर के मैंने दो कंपोनेंट लिए। अच्छा, इनके बीच में एंगल कितना था, थीटा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा, ए कॉस थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा, ए साइन थीटा। वेक्टर को मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ये मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। तो क्या मैं इसे ए साइन थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर। तो ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहानी देखी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आंसर आने वाला है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके प्रोडक्ट की, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, अब जो एन कैप की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, कहाँ होगी, दाएं होगी, बाएं होगी, वो कैसे निकालते हैं? तो उसको निकालने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, जो 10th क्लास में लगा रहे थे। राइट हैंड थंब रूल ही लगाऊंगा। देखो कैसे, हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप मानो कि ये मेरे पास एक प्लेन है, जैसा मैंने यहाँ पर प्लेन बनाया नीचे हॉरिजॉन्टल। आप मान लो कि ये मेरे पास प्लेन है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और मुझे करना है ए क्रॉस बी। मुझे करना है ए क्रॉस बी, मतलब ए से बी के तरफ जा रहा हूँ, तो उंगलियां घूम रही हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थंब कहाँ आ रहा है, बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर। तो जो एन कैप की डायरेक्शन होगी विच इज आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बोर्ड और अ कॉपी, जो भी आप जिस पर भी लिख रहे हो, है ना। तो अगर मैं ये रूल लगाता हूँ, मैं ए क्रॉस बी करता हूँ, तो मेरे पास जो डायरेक्शन आएगी क्रॉस प्रोडक्ट की विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अभी के लिए सपोज अगर किसी ने मुझसे पूछा होता कि सर बी क्रॉस ए का आंसर क्या आने वाला है, मैंने कहा ठीक है। अब मैं अगर बी क्रॉस ए निकाल रहा हूँ तो मैं कहाँ से कहाँ घूम रहा हूँ, मैं बी से ए की तरफ घूम रहा हूँ। जो फिंगर हैं वो कहाँ मूव कर जाएंगी, बी से ए की तरफ। तो थंब कहाँ चला गया मेरा, अपने आप अंदर। तो डायरेक्शन जो एन कैप की होगी विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर और अ बोर्ड, जो भी हम जहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाए। क्लियर। तो अब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने ए क्रॉस बी निकाला, सो मेरे पास एन कैप की डायरेक्शन आ गई अपवर्ड। अगर मैं बी क्रॉस ए निकालता तो क्या कहानी बनती, तो कहानी बनती मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा, है ना। इसको मैं n1 कैप मान लेता हूँ जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसको मैं n2 कैप मान लेता हूँ। अच्छा, n2 कैप की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों हो जाएगी डाउनवर्ड, क्योंकि अब मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूँ, मैं बी से ए की तरफ आ रहा हूँ। मैं बी से ए की तरफ आऊँगा तो थंब कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड। देखो बी से ए की तरफ मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, थंब कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर हम ये सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों, मैग्नीट्यूड में तो बराबर रहेंगे बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी।
यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एन कैप की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये कहानी को हम याद रखेंगे, मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बात उठती है कि सर यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है, मतलब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और उन्होंने बोला कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ठीक है आपने बता दी कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, अब उस यूनिट वेक्टर को ही हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल, देखो अगर मुझे इस यूनिट वेक्टर को ही निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका मोड ले लूँगा, ले लिया यानी कि मैग्नीट्यूड, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया साइन थीटा, एन कैप हो गया 1। अब मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो कहानी क्या बनी? कहानी कुछ ऐसी बनी, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या आ गया? एन कैप। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये एन कैप, यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए। दो वेक्टर आपको दिए हैं, उन दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वही कहानी करेंगे जो हमने डॉट प्रोडक्ट में की थी। एंगल निकालने के लिए क्या यहाँ जाऊँगा ना, यहाँ यूनिट वेक्टर देख कर देगा, एंगल निकालने के लिए यहाँ पर आ जाऊँगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से मैं साइन थीटा को निकाल सकता हूँ, साइन थीटा मतलब थीटा को निकाल सकता हूँ, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को बहुत आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। इतनी बात आ गई समझ में? अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट में एग्जांपल क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल वर्क डन, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क इज अ रोटेशनल फोर्स, आर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है, ये क्या है? फोर्स। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर का लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो नई क्वांटिटी मिल रही है विच इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। पिछली बार वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी नहीं था, बट यह रोटेशनल फोर्स यानी कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इतनी बात समझ में आई कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ों की बात की। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर दो सेम वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो क्या कहानी बनेगी? दो सेम वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, मतलब ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा ए। अच्छा, दोनों सेम वेक्टर हैं तो एंगल हो गया 0, एंगल 0 हो गया, तो दो क्रॉस सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आने वाला है आपके पास? 0। अब चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट में हमें जो आंसर मिलता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो 0 के ऊपर मैंने यहाँ पर वेक्टर लगा दिया, मतलब आंसर आएगा 0 वेक्टर। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अच्छा, अब जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो किस कंडीशन में आंसर मैक्सिमम आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, किसमें मिनिमम? सिंपल है निकालना, जैसे हमने वहाँ कॉस के केस में निकाला था, यहाँ साइन के केस में निकाल लेंगे। जैसे अगर मुझे इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? साइन का मैक्सिमम, अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना है, एन कैप की वैल्यू हो जाएगी 1, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना? 1, और ये किस एंगल पर हो पाएगा ऐसा जो साइन का वैल्यू हो 1? तो थीटा 9। वहाँ पर हम देखते थे कि दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना, अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है तो हम डेफिनेटली बोल देंगे भैया वो दोनों वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच में एंगल कैसा बन रहा है? 90 का बन रहा है। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि अब दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा किस कंडीशन में? जब उनके बीच का एंगल थीटा हो जाए। ठीक है, थीटा 90 डिग्री हो जाए, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर 90 वाले केस के लिए हम क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, और वो कितना हो जाएगा? ए बी, दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं मिनिमम की बात कर लेता हूँ,
सो मिनिमम वाले केस में क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है और साइन 181 0 होता है, मतलब मिनिमम आएगा आपके पास वैल्यू 0। और या तो वेक्टर दोनों ही, जिन दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं वो पैरेलल हो, मतलब थीटा 0 हो, या वो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो, मतलब थीटा कितना हो, 180 हो। तो इन दोनों ही सिचुएशन में इनका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है, किसका मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो आने वाला है वो 0 आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर परपेंडिकुलर के केस में 0 होता था, ए डॉट बी जब हम करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो 0 आएगा परपेंडिकुलर के केस में, और यहाँ पर 0 आएगा पैरेलल या एंटी पैरेलल के केस में। क्लियर, ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलो हमने ये कंसेप्ट भी देख लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑर्थोगोनल यानी कि एक्सिस के लिए बात कर लेते हैं कि एक्सिस की क्या कहानी चलेगी। सो आप देखिए कि मैं यहाँ पर अगर ये बोलता हूँ 2 यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर, तो क्या कहानी बनने वाली है। अच्छा, पहले वाले यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों सेम वेक्टर हैं, कहानी 0, एन कैप हो, एन कैप मतलब इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का परपेंडिकुलर वाला यूनिट वेक्टर हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन 0 0 हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। मतलब अगर कहानी ये है जो मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताई थी, 2 सेम वेक्टर हैं उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। अब देखिए आप, अगर मैं आई क्रॉस आई करता या जे क्रॉस जे करता या के क्रॉस के करता कहीं पर, तो आंसर क्या आने वाला था, 0, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 होगा, नहीं 0 होगा। इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0, और अगर 0 होगा साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। वहीं पर अगर मैं ये करता आई क्रॉस जे, तब क्या कहानी बनती, जैसे ये आई कैप है, ये जे कैप है, इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, है ना, इन दोनों का क्या कर रहा हूँ, आई क्रॉस जे का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो कहानी क्या बनेगी, कहानी ये बनेगी कि अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो इसका यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन, इनके बीच एंगल होता है 90 डिग्री, एक्स और वाई के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, और यूनिट वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर होते हैं। अब ये प्लेन कौन सा है, ये एक्स है और ये वाई है, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। मतलब अगर मैं इस तरह से राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूं, मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा हूं, थंब का आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता हूं तो जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, के कैप। अब आप खुद देखेंगे ये 1 ये भी 1, सो आंसर इज के कैप। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि अगर आई क्रॉस जे करता हूँ तो के आएगा, जे क्रॉस के करता हूँ तो आई आ जाएगा, मतलब जो बचेगा वो आ जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर होगा, बाकी तो मैग्नीट्यूड 1 है, और के क्रॉस आई करता हूँ तो जे आ जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखें, क्या ध्यान रखने वाली बात है कि अभी मैंने बताया था ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे, आई क्रॉस जे की वैल्यू जे क्रॉस आई के बराबर नहीं होगी, नेगेटिव सिंबल आएगा। वही चीज़ देखो, ये आई है, ये जे है और ये के, ठीक है। मैं अगर आई क्रॉस जे कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, बचा हुआ के, जे क्रॉस के कर रहा हूँ बचा हुआ आई आ रहा है, के क्रॉस आई कर रहा हूँ बचा हुआ जे आ रहा है। मैं एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा हूँ, मैंने मेरे ऑर्डर को ब्रेक नहीं किया है ना, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा हूँ। बट अगर सपोज करो मैं मेरे ऑर्डर को ब्रेक कर दूँ, कहीं पर मुझे दे दिया मुझे आई क्रॉस जे नहीं करना है, मुझे जे क्रॉस आई करना है, जे क्रॉस आई करना है, तभी की कहानी ये बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और साइन 90 है ना, चलो मैंने 90 रख दिया। अब 90 तो मैंने रखा, अब देखो यहाँ पे मैंने समझाया था ना, सॉरी यहाँ वाले पे, अब इसको देखना और ध्यान से देखना। पहले मैंने किया था आई क्रॉस जे, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, मेरा थंब बाहर था, मैं पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में था, मतलब मैंने प्लस का के लिखा,
अब मैं जे क्रॉस आई कर रहा हूँ तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मेरा थंब कहाँ जा रहा है? इनवर्ट जा रहा है बोर्ड के। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरा थंब कहाँ जा रहा है? इनवर्ट जा रहा है बोर्ड के। पहले आउटवर्ड था, के पॉजिटिव लिया, अब इनवर्ट है, के कैसा लूँगा? नेगेटिव। के कैसा लूँगा? नेगेटिव। यहाँ के। तो अगर मैं यहाँ साइक्लिक ऑर्डर को ब्रेक करता हूँ, मैं अगर इस वाली डायरेक्शन में घूम रहा हूँ, जो साइक्लिक ऑर्डर होता है आई जे के, यही सीक्वेंस रहता है, आई जे के, ओके के बाद वापस से आई, ऐसे ही चलते हैं। अगर ऐसे चल रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और मैं अगर ऐसा घूम रहा हूँ, जे क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस जे, मैं उल्टा घूम गया है साइक्लिक ऑर्डर के, तो वैल्यू मुझे कैसी मिल जाएगी? माइनस में मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। हम क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम पर इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं। क्लियर? चलो, तो अभी तक तो कहानी ये बन रही थी, हम थोड़ा सा कहानी को और आगे ले जाते हैं और अपनी चीज़ों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा, या फॉर्मूला आ रहा था वो सीखा, एंगल कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, सेम वेक्टर का प्रोडक्ट होता है तो क्या करेंगे, तो ये सारी कहानी। अब मान के चलो कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और वो है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, जो कि है आपके पास बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के। ठीक है, ये दोनों वेक्टर हैं, आई जे के फॉर्म में हैं। इन दोनों वेक्टर का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। चलो, इन दोनों वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ। अच्छा, प्रोडक्ट आप वैसे भी कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे छोटी क्लास में, है ना, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था। इस ए एक्स वाली टर्म का पूरे से मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ऐसा मैंने सब करके देख लेंगे। और फिर वही कहानी कि आई क्रॉस आई है तो ज़ीरो हो जाएगा, आई क्रॉस जे है तो के कैप हो जाएगा, आई क्रॉस के है तो माइनस जे कैप हो जाएगा, है ना। ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक और मेथड बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का, डिटर्मिनेंट्स मेथड है ना। तो वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा सिंपल है, इतना रायता फैलाने से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्म एक्सटेंड होगी। हम खुद कंफ्यूज हो गए, साइन वाइन गलत किया तो कंफ्यूज इतनी बड़ी टर्म के साथ। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें कुछ ऐसा करना है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट आई जे और के, तीन हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आ रहे हैं, हमने उनको मेंशन किया पहली रो। ठीक है, फिर क्या, सेकंड वाली रो में फर्स्ट वाले वेक्टर के कोएफिशिएंट आ जाएंगे, मतलब ए एक्स, ए वाई और ए जेड। थर्ड वाली रो में फिर नेक्स्ट वाले वेक्टर की बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब आप याद करो कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते थे 10th क्लास में मैथ्स के, वैसे ही कुछ करने वाला हूँ, है ना। सो हम ए क्रॉस बी निकालने वाले हैं। सबसे पहले मैं आई के लिए सॉल्व करूँ, तो हम जिस टर्म के लिए सॉल्व करेंगे उस वाले कॉलम को और उस वाली रो को गायब कर देंगे, हटा देंगे, भूल जाएंगे। तो ये वाली रो गायब हो गई, ये वाला कॉलम गायब हो गया, बचे क्या, ये चार चीज़ें। इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए वाई का बी जेड से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई में, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ए वाई इंटू बी जेड माइनस फिर ए जेड इंटू बी वाई, यही होता था, गलत तो नहीं हुआ है। ये तो हो गया आई के लिए। फिर आते हैं हम जे की बात करते हैं। अच्छा, अब जब जे के लिए हम सॉल्व करेंगे, हमने जे वाले कॉलम को हटाया, जे वाली रो को हटाया, बचे क्या, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब, ध्यान रखना जो मैं बहुत बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10th में भी वही कॉमन मिस्टेक होती थी, यहाँ पर भी हो सकती है बट नहीं करना है, कि जैसे मैं अगर जे के लिए सॉल्व करूँगा, ये कॉलम और ये रो को हटाऊँगा, तो हम मतलब नॉर्मली क्या करते हैं, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, साइक्लिक ऑर्डर बिगड़ जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर बिगड़ेगा, माइनस का गलती होगा। तो उस माइनस की गलती को हटाने के लिए हम यहाँ पर खुद से एक माइनस लगाते हैं। क्या याद रखना है, यहाँ पर खुद से एक माइनस लगाते हैं।
फिर क्या, फिर आप नॉर्मली कर लो, ए एक्स का बी जेड से इंटू कर लो, ए एक्स बी जेड फॉर्मूले का माइनस बी एक्स का ए जेड से। ठीक है, नेक्स्ट अब किसके लिए सॉल्व करेंगे, के कैप के लिए, के वाला कॉलम के वाली रो हटा दिया, ए एक्स बी वाई, ए वाई बी एक्स। क्लियर। फिर से देखो हमने क्या किया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें सॉल्व करना था। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले आई जे के लिखा, चलो अच्छी बात है ना। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट वाले वेक्टर के जो कोएफिशिएंट थे वो मेंशन कर दिए सेकंड रो में, थर्ड रो में सेकंड लास्ट मतलब दो ही वेक्टर होंगे तो दूसरे वाले वेक्टर के तीसरी वाली रो में सारे कोएफिशिएंट लिख दिए। फिर आई के लिए सॉल्व किया, आई वाले कॉलम आई वाली रो को हटाया, इसका इससे और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का सिंबल। बट जब हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे ध्यान रखेंगे हम माइनस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर यहाँ पर बिगड़ने वाला है, तो हमने पहले ही माइनस का साइन लगा के उसे बैलेंस कर दिया। अब क्या, ये वाले कॉलम ये वाली रो को हटाया, ए एक्स का बी जेड से बी एक्स का ए जेड से मल्टीप्लाई किया, और वही फॉर्मूले का माइनस जो बीच में आता है। नेक्स्ट में के लिए सॉल्व करेंगे, ये दोनों हट गया, ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई ये लिखा हुआ है, तो ऐसे ज़्यादा बेटर होगा, है ना। अब देखो मतलब ये अगर तरीका आपने सीख लिया, मैं एक दो क्वेश्चन भी करा दूंगा उसमें वापस भी बता दूंगा, है ना। सपोज़ करो ये तरीका आपने नहीं सीखा, सपोज़ करो थोड़ी देर के लिए आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते तो आप क्या करते हैं, आप ये करते ए क्रॉस बी ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, आप ए एक्स का इससे मल्टीप्लाई करते पूरे से। अब ध्यान दें थोड़ा सा, आई कैप और आई कैप का मल्टीप्लाई ज़ीरो हो गया क्योंकि सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। ठीक है, हमने वो लिखा भी नहीं। फिर हमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो टर्म आई मेरे पास ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के कैप। ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट इसका फिर हम लास्ट वाले से करेंगे, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस, ये आई ये जे और ये आई क्रॉस जे किया तो प्लस का के आ गया, ये लिख दिया। अब क्या है, आई क्रॉस के ऑपोजिट आया में साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक हुआ, साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक हुआ माइनस का जे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना। आप प्लस माइनस में लिखूंगा डायरेक्टली। नेक्स्ट ए वाई का इससे किया, सो ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक हुआ, माइनस उल्टा चलो ना, जे क्रॉस आई। नेक्स्ट जे क्रॉस जे ज़ीरो हो जाएगा, लिख ही नहीं रहा मैं। अब ए वाई का बी जेड से किया, जे क्रॉस के तो आई प्लस यहाँ पर ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक हुआ, के क्रॉस आई साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं हुआ, सॉरी, है ना। के क्रॉस आई हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, प्लस का जे। इसको बना रहने में, है ना। अब इसका इससे करेंगे हम, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे यहाँ ब्रेक हुआ तो यहाँ माइनस का आई और के क्रॉस के ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब वही हम आई वाले को एक साथ लेंगे, ले लिया, यहाँ से आई कॉमन ले लिया, आ गया मेरे पास ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। हमने इन दोनों को लिया, ठीक है, इन दोनों को जे और जे, माइनस साइन मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस सिंबल कि पिछला जो अभी मैंने सॉल्व किया था उसके जैसी इक्वेशन बन जाए, तो आपको पता तो चले हाँ दोनों सेम हैं। तो यहाँ से माइनस जे कैप कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, ए एक्स बी जेड, है ना, और ये माइनस का हो गया तो माइनस ए जेड बी एक्स। नेक्स्ट फिर मैंने के कैप कॉमन ले लिया, जो बचा है उनमें से यहाँ और यहाँ से के कैप कॉमन लिया, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी। वही है, आप चेक कर सकते हैं, आप मैच कर सकते हैं, आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाएं, वही इक्वेशन लिखिए। तो आप या तो ऐसा करें, बट इसमें कन्फ्यूज़न है कि यार
आई क्रॉस जे के होगा, फिर जे क्रॉस के, भूल से के लिख दिया, माइनस के नहीं लिखा, लो गलत हो गया। उससे करें बेटर है, याद रखना है थोड़ा सा फॉर्मूला, फटाफट से आंसर आपका आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब देखिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। हाँ जी, तो सपोज करो कि मैं अगर ऐसा लिखूँ, पहले देख लो, ए डॉट बी क्रॉस इज इक्वल्स टू 0, तो क्या मैं सही हूँ? और हाँ, ये और बोल दिया इन्होंने कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। ठीक है, अगर ए बी सी तीन वेक्टर हैं, तीनों कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं तीनों। ये मैंने एक प्लेन बना लिया, ए बी और सी। ठीक है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। ठीक, एक ही प्लेन में है तीनों वेक्टर, एक ही सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, तीनों उसी पर हैं। अब मैंने इस इक्वेशन को लिखा, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये सही होगा, फुलफिल हो, मतलब वैलिड होगा? आपसे पूछ लिया ये इक्वेशन है, यस और नो बताएं, तो फिर क्या करें? देखिए, अगर मैं बी क्रॉस सी करता हूँ, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी से मुझे जो क्वांटिटी मिलेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मतलब वो क्वांटिटी इस डायरेक्शन में मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगी। परपेंडिकुलर मिलेगी मतलब इस वाले वेक्टर के साथ, ए वाले के साथ क्या बनाएगी? 90 डिग्री। और हमें पता है दो वेक्टर के बीच अगर 90 डिग्री है, मतलब एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, इन दोनों वेक्टर के बीच अगर 90 डिग्री है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा 0 होता है। ये ध्यान रखो, क्लियर? क्या होता है? हमेशा 0 होता है। क्लियर? चलिए, ऐसे वो आपसे बोल सकते हैं कि भैया दो वेक्टर हैं, दोनों कोप्लेनर हैं। अब दो वेक्टर तो कोप्लेनर ही होंगे, दो वेक्टर हमने लिए, कहीं पर भी हम लें वो कोप्लेनर ही होंगे। दो वेक्टर लिए, उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, हमने कहा ठीक है ना, और उन्हीं दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, दो वेक्टर एक ही प्लेन, दो वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे, बार बार वो कोप्लेनर मेरे मुँह से निकलेगा, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, वो कोई सा भी प्लेन हो, तो उन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। अब इनके बीच एंगल क्या बनेगा, ऐसा उन्होंने कुछ पूछ लिया, हमने कहा ठीक है बताते हैं इसको भी। देख, ए प्लस बी, अगर दो वेक्टर का मैं क्या कर रहा हूँ? रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ। जैसे एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। ठीक, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके बीच कुछ एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही बनता है ना एंगल थीटा, यही बताएगा। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, इस डायरेक्शन में निकाला, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा तो वो भी उसी प्लेन में, जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं। चलो, लेकिन अगर इन्हीं दोनों वेक्टर का, जैसे इस वेक्टर को आगे शिफ्ट किया, इन्हीं दोनों वेक्टर का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, ए क्रॉस बी निकाला। अब ए क्रॉस बी निकाला मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के। इस प्लेन के मतलब किसके? इसके, जिसमें कि रिजल्टेंट है। तो जब भी ऐसी कोई कहानी मिलेगी ना, तो इनके बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, पिछले वाले जैसे ही हमेशा 90 डिग्री बनेगा, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, चलो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला देखते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल बन रहा है, मान लिया। ठीक है, चलिए ये कहानी भी आगे समझ में है ना। अब इनको इसे, इसको ओ पी लिख लिया, यहाँ से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। पैरेललोग्राम लॉ लगाते थे ना, एक पैरेललोग्राम ओ पी क्यू। ठीक है,
ये पैरेललोग्राम मैंने बना लिया। पैरेललोग्राम का एक डायगोनल खींचो। क्लियर? ये डायगोनल मैंने खींच लिया। अच्छा, पैरेललोग्राम का ये वाला डायगोनल मत खींचना, मैं रिजल्टेंट नहीं निकालना, हम रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर रिजल्टेंट इस डायगोनल से निकाल देते हैं, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होता है। अभी ये वाला डायगोनल खींचा तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल सा दिख रहा है कुछ, OPR। हमने कहा चलो ठीक है। अच्छा, एक काम और किया हमने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। चलो इतनी बात हो गई, इसको ध्यान रखना। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्या होता है? AB साइन थीटा एन कैप। हमने कहा चलो अच्छी बात है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला तो एन कैप का काम खत्म कर। चलो और अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, A क्रॉस B, A B साइन थीटा है ना। अब मैं थोड़ा सा अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इन ट्राइंगल OMR की बात करें, क्लियर? और साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना? B लिख दूँ डायरेक्टली, क्योंकि ये एंगल की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी तो आएगी नहीं, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना हम। तो यहाँ B लिख दिया डायरेक्टली मैंने। तो RM का वैल्यू हो गया हमारे पास B साइन थीटा। तो क्या मैं B साइन थीटा की जगह RM लिख सकता हूँ यहाँ पर? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो गया मेरे पास A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A। अच्छा, A मैग्नीट्यूड किसका है? ये वाला मैग्नीट्यूड है जो OP वाली वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। मैंने कुछ देर के लिए इसको OP लिख दिया। B साइन थीटा को मैंने क्या लिखा? RM। और थोड़ा ध्यान से देखा, ठीक है। इस पूरे पैरेललोग्राम के लिए जो OP है वो है बेस, जो RM है और वो है परपेंडिकुलर। बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या मैं इस लाइन को ऐसा लिख सकता हूँ, बेस इंटू परपेंडिकुलर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका नाम लिख देते हैं OPQ। तो अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, कोई भी दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, तो जब हमें उस पैरेललोग्राम का एरिया लगाना है तो हम उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। आ रही बात समझ में? तो दो वेक्टर पैरेललोग्राम पर हैं, दोनों पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड पर हैं। नहीं भी होते तो हम शिफ्टिंग कर लेते, याद है ना हमने ट्राइंगल में शिफ्टिंग, चलो, है ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्हीं दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो वो उस पैरेललोग्राम का एरिया गिवन करेगा, एरिया देगा, है ना। अब हमें ये भी पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। गलत तो नहीं हो? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है इस ट्राइंगल को, देखिए, तो मैं A क्रॉस B करूँगा, किया, उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। और ये बात समझ में हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में डील किया और कैसे उनको निकाला। तो हमने अभी तक समझा कि भैया दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उसके अंदर एंगल कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सेम वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके लिए एक फॉर्मूला भी देख लिया डिटरमिनेशन वाला, जहाँ पर हमने डिटरमाइन किया था क्या, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या कर सकते हैं, और A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होगा
वही उन दोनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया होगा। अगर उस मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की बेसिक, मतलब बहुत सिंपल चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें कुछ भी नहीं आई अभी, है ना। यही सब न्यूमेरिकल में यूज़ करनी होती है और आंसर देना होता है। करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हाँ इन सारी चीज़ों को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, है ना। चलो देखिए, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको फोर्स दिया है 4i कैप माइनस 10 जे, ठीक है, 4i कैप माइनस 10 जे। अच्छा ये साइन हटा दो। ऐसा आपके पास फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और यहाँ पर फोर्स टॉर्क निकलवाएंगे वो, तो पोजीशन वेक्टर और ले लेते हैं हम। पोजीशन वेक्टर हमारे पास यहाँ पर दे दिया 5 और 3 मान लेते हैं, मान लो चलो 5i और 3j, ये मीटर में। अच्छा ये दोनों वेक्टर हैं और वो फाइंड करने का बोल रहे हैं कि भैया टॉर्क को निकालिए, है ना, टॉर्क को निकालिए। तो सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। हमने कहा ठीक है चलो टॉर्क को निकालते हैं। अब टॉर्क को निकालने के लिए हम क्या करें, F गलत हो रहा है, R क्रॉस F फॉर्मूला याद रखें। टॉर्क का ये होता है, रोटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर फॉर्मूला हम देखेंगे, है ना। F क्रॉस R कर दिया तो फिर गलत है ना, माइनस साइन बाहर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता क्रॉस प्रोडक्ट में। तो फॉर्मूला इज R क्रॉस F। हमने कहा ठीक है, सॉल्व करते हैं I J और K, है ना। चलो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर K तो आपके पास है ही नहीं, ठीक है। सो I J और K। I कितना है पहले वाले में, पहला वाला कौन सा, R कहाँ है, 5 माइनस 3 0, फिर 4 माइनस 10 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो पहले किसके लिए सॉल्व होगा, पहले सॉल्व होगा I के लिए। I के लिए सॉल्व करेंगे, ये गया ये गया, ये 0 ये 0, तो यहाँ 0 लिख दूँ। फिर क्या आता है माइनस J, J के लिए ये गया ये गया, ये दोनों टर्म बची, ये 0 ये 0, ये भी 0 आ गया, इसका काम भी ख़त्म हो गया। फिर किसके लिए सॉल्व करेंगे, K के लिए। इसको हटाया इसको हटाया, अब थोड़ी मेहनत है, 5 10 50 माइनस का, फिर फॉर्मूले का माइनस आता है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। 4 3 12, लेकिन कैसा माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो आंसर इज ये हो गया कितना, 12 गया 48 38 कैसा माइनस का, माइनस 38 के, ठीक है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए के कैप लगा हुआ है, आपको दिख ही रहा है। टॉर्क कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, हम यहाँ कर भी रहे हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं थी, है ना। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ थोड़ी सी मेहनत करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं, तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। हाँ, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अब बोथ द वेक्टर्स में इन्होंने हमें बोला है 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप एंड i कैप माइनस j कैप प्लस 2 कैप, ठीक है। फिर से फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, हमें उस यूनिट वेक्टर को निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो हमने सोचा कि अगर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इनका जो आंसर आएगा वो इनके दोनों के परपेंडिकुलर आता है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट तो करेंगे नहीं, उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो आपको याद हो अभी अभी मैंने यूनिट वेक्टर के लिए एक फॉर्मूला बताया था, निकलवाया था, मॉड्यूलस A क्रॉस B वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B, यही था एन कैप के लिए फॉर्मूला।
ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, बी क्रॉस ए कर देंगे, माइनस का सिंबल आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो प्लस माइनस में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें कुल मिला के पहले तो ए क्रॉस बी करना ही पड़ेगा, जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, आई कैप जे कैप के कैप। इसको ए मान रहा हूँ मैं 2 3 1, इसको बी मान रहा हूँ 1 -1 और चलिए सॉल्व करते हैं। आई के लिए सॉल्व करेंगे, ये रो ये कॉलम गया, ये रो गई, 3 2 6, फॉर्मूले का माइनस, 1 × 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस जे आया, ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 2 4, फॉर्मूले का माइनस, 1 1 1, फिर के कैप के लिए सॉल्व करेंगे, ये गया, ये रो गई, 2 1 -2 और 3 1 3, लेकिन माइनस का, तो -2 और माइनस का। चलिए ए क्रॉस बी आपके पास आ गया कितना, 7 आई कैप, 3 माइनस का 3 जे कैप, 5 माइनस का 5 के। तो ये तो आपके पास ए क्रॉस आई आ गया, बट हमें ए क्रॉस आई नहीं निकालना है, हमें ए क्रॉस आई के बाद मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी भी निकालना है। ए क्रॉस आई नहीं, सॉरी, ए क्रॉस बी। तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए देखो, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या करते, कुछ नहीं करते थे, अंडर रूट करके इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देते थे। यही था किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 49 9 और 25। देख लेंगे कितना आ रहा है, अब जो है वो लिख देंगे, अब कुछ कर तो सकते नहीं, है ना। 49 और 9 9 9 18, 58 हो गया, 58 हो गया, तो ये हो गया 78, 78 और 5 83। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, हमने कहा ठीक है निकालते हैं। तो मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, एन कैप इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर ये आया, डिनोमिनेटर ये आया, तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिखूँ, 83 7i 3g 5, ये फाइनल आंसर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो कहानी वही चल रही है, हमने कोई नई बात नहीं की है और आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही करते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो चीज़ें हमारे दिमाग में घूम जाएंगी कि हाँ कैसे कैसे इनके साथ डील करना है। चलो ऐसे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप टू जे कैप 3k, बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k, सी वेक्टर 3i माइनस 3j माइनस 12। ठीक है, ये तो 3 वेक्टर आपको दिए, पूछ ये रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये एंड समझिएगा, वो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रहे हैं, किनके बीच में, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रहे हैं। अच्छा, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रहे हैं, तो पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा, इन दोनों को एक वेक्टर मानूंगा, उनके बीच बाद में चाहे तो साइन वाला फॉर्मूला लगाऊं और चाहे मैं कॉस वाला फॉर्मूला लगाऊं, कॉस वाला मतलब डॉट प्रोडक्ट भी लगा सकता हूँ, एंगल ही तो निकालना है मुझे। ठीक है, चलिए, सो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर पहले निकालते हैं, ए बी सी तीनों के आई को प्लस कर दो, यहाँ 1i या माइनस 1i कैंसिल हो गया, बच्चा कितना 3i, फिर 2i 2j 1j 3j और माइनस का 3j खत्म, 3k 4k 7 माइनस 12, तो माइनस 5। तो ये तो ये आ गया। अच्छा, अब ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए अगेन वही कार्यक्रम करेंगे जो हर बार हम कर रहे हैं, आई जे के हो गया, किसको निकालना है ध्यान रखना, ए क्रॉस बी, अभी सी से कोई लेना देना नहीं है। अब ए के पास हम गए तो 1 2
3, बी के पास हम गए तो -1 1 और सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारे पास एक निकल चुका है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई के लिए सॉल्व करेंगे। 2 4 ज़ा 8, थोड़ा डायरेक्ट करूँ मैं यहाँ पर, 2 4 ज़ा 8 -3, 8 -3 मतलब 5। फॉर्मूले का माइनस ही बोलते थे ना, यहाँ पर माइनस जे लिखते थे और जे लिखेंगे। जे के लिए सॉल्व किया, ये गया ये गया, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस और 3, 4 3 7 जी। के लिए सॉल्व कर रहे हैं, के वाली रो हटा दी, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस और 2 3। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी आ गया। अब मैंने कुछ देर के लिए मान लिया कि यार ये लिखा है पी वेक्टर और ये लिखा है क्यू वेक्टर, अब इतनी बड़ी टर्म कहाँ लिखूँगा, मुझे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जो मैंने कल किया था, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पी और मॉड्यूलस ऑफ क्यू, ठीक है। पी डॉट क्यू, डॉट में क्या करते थे, आई को आई से मल्टीप्लाई करते थे 15, जे को जे से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ जे 0 है, यहाँ जे 7 है, तो 0 1 ज़ा 0, 0 7 ज़ा =0। अब यहाँ के है, यहाँ के 5 3 ज़ा 15, ये माइनस का 15। अब नीचे कुछ भी आए, हमें क्या पता चल गया कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब कॉस में 0 वैल्यू किस एंगल के लिए होती है, 90 डिग्री के। तो एंगल कितना आ गया, 90। क्लियर? कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप बिल्कुल बताएं, ठीक। चलो, तो कहानी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें चल रही हैं, है ना। बस थोड़ा सा हम उनको अच्छे से ले लें, अच्छे से डील कर लें, समझ जाएं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन इज कि पिछली क्लास में जैसे हमने क्वेश्चन किए थे, कुछ मिलता जुलता वैसे ही क्वेश्चन ही है। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमें एंगल को कैलकुलेट करना है। ए और बी के बीच में हमें एंगल को निकालना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पर ए क्रॉस बी लगाना है, ए डॉट बी लगाना है, आंसर आ जाना है। देखो आप √3 अपनी जगह पर लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो जो एन कैप रहेगा वो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ए बी साइन थीटा हो गया, गलत तो नहीं होगा। ये हो गया ए बी कॉस थीटा, अभी भी गलत नहीं है, ये कैंसिल हो गया। साइन यहाँ मतलब कॉस यहाँ आया तो ये हो गया टेन थीटा, √3 वहाँ गया 1/√3। अब हमें पता है 1/√3 30 की वैल्यू थी। क्या बहुत टफ क्वेश्चन था ये? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम एरिया वाला ले लेते हैं। देखो, इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एक ट्राइंगल की दो साइड है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इसका जो एरिया है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो आपको यहाँ पर गिवन है AB/4, ठीक है, AB/4। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। अब याद करो क्या फॉर्मूला बताया गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर होता है। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हाफ, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। AB/4, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू AB/2, ए बी से ए बी गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 30। क्लियर होनी ना चीज़ें। तो यहाँ पर मतलब आप खुद देख रहे हैं कि थोड़ा लॉजिक अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए, फॉर्मूलेज अगर हमें याद हो जाए, तो क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं रह जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को किस किस तरह से डील करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको,
आप इसको ट्राई करें, है ना। क्वेश्चन इज फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये फाइंड करना है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 8। ये दिया, सिंपल है। यहाँ से हम कुछ कार्यक्रम करेंगे, ए क्रॉस बी लगाएंगे, ए बी साइन थीटा, एन कैप तो 1 हो जाएगा, ए बी की वैल्यू ऊपर दी है, साइन थीटा निकलेगा, वो साइन थीटा यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब मैंने ही बता दिया, तुम क्या करो, कर लेना, ट्राई कर, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक फॉर्मूला देखने वाले हैं, जैसे हम कोसाइन लॉ बोलते हैं। अब कोसाइन लॉ किसके लिए है? जब भी कहीं किसी ट्राइंगल में आपके पास उसकी साइड्स दी जाएं और एंगल पूछा जाए या एंगल दिए जाएं, साइड्स पूछी जाएं, तो ऐसा कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं अब कोसाइन लॉ। अब कोसाइन लॉ है क्या? जैसे सपोज करो कि ये आपके पास ट्राइंगल है, ये वेक्टर ए वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, क्लियर है ना। ये बी है और ये सी, ठीक। यहाँ पर एंगल बन रहा है अल्फ़ा, यहाँ पर एंगल बन रहा है बीटा, यहाँ पर एंगल बन रहा है गामा। ए के अपोजिट वाला एंगल अल्फ़ा ले लिया, बी के अपोजिट वाला बीटा ले लिया और सी के अपोजिट वाला गामा ले लिया, ठीक है। तब यहाँ अगर कोसाइन में लगाता हूँ लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस अल्फ़ा जो होगा वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्लियर हो रही है कहानी? नेक्स्ट, अगर मैं कॉस बीटा निकालता हूँ, अच्छा यहाँ देखो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा के सामने क्या था? ए, तो ए को मैंने माइनस के इधर लिखा है, बाकी दोनों का स्क्वायर होकर उधर आ गया, तो जिनका स्क्वायर होकर प्लस के टाइम में आया वो अपॉन में आ गया। तो इसी तरह से अगर बीटा लेता हूँ, बीटा के सामने बी को छोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। उसी तरह से कॉस गामा जो होता है, गामा के सामने वाला सी को छोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। तो कोसाइन लॉ ये होता है ना। यहाँ पर अगर आपको ए बी सी का वैल्यू दिया हो तो हम उसे पुट करके एंगल को निकाल सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो बहुत आराम से हम कैलकुलेशन को, ट्राइंगल में कैलकुलेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। प्रूफ भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी सा प्रूफ है। बाकी सबके लिए वैसे ही कर लेंगे, अगर एक के लिए हमें निकालना आ गया तो एक के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम किसी ट्राइंगल की बात करते हैं, जैसे ये ट्राइंगल की 3 साइड ली, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। कहानी तो यही होती है ना कि सी वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मैं सी वेक्टर को माइनस सी वेक्टर लिखता हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? है ना। अगर मैं सी वेक्टर को माइनस सी वेक्टर लिखता हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? आप बोलोगे सर आप गलत तो नहीं हूँ, लेकिन डायरेक्शन को मैं बदल देता हूँ कुछ देर के लिए। यहाँ अभी अपोजिट मैनर में है, अभी यहाँ सेम डायरेक्शन में। तो मान के चलो कोई भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 वेक्टर दिए हैं, तीनों एक ही ऑर्डर में चल रहे हैं, तभी मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये कर सकता हूँ मैं। चलो, इतना मैंने कर लिया। अब यहाँ से क्या कहानी बनेगी, देखो आप कर किसी के लिए भी सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? अब आप बोलोगे सर आपने बी सी को क्यों ट्रांसपोज किया? ठीक है भैया, तुम सी ए को कर लो, तुम ए बी को कर लो, किसी को भी कर लो, 3 फॉर्मूले, तीनों में से एक फॉर्मूला तो बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर दिया, बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस का ये हो जाएगा आपके पास। ध्यान रखिए स्क्वायर किया है मतलब ऐसा हुआ, ठीक है। चलो ये तो हो गया ए स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2BC, गलत तो नहीं हो, प्लस 2BC। अब नेक्स्ट टर्म में कहानी ये चल रही है कि यहाँ पर जो BC है ना, B डॉट C, हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि A डॉट B जो होता था वो होता था AB cos थीटा। बट थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, तो जो B वेक्टर है ना, और जो C वेक्टर है, उनके बीच एंगल कौन सा बन रहा है। अब आप बोलोगे सर अल्फा, ना भैया, टेल से थी, तो ये 180 माइनस अल्फा, यही कहानी थी। तो पूछ से पूछ मिला दो तो 180 माइनस अल्फा की बात आ जाएगी। क्लियर, इतनी बात समझ रहे हो है ना। B डॉट C हम करेंगे तो क्या होगा, BC cos थीटा। अब BC cos थीटा, यहाँ पर दो वेक्टर मैंने लिए, B वेक्टर और ये वेक्टर ही लिए ना ट्रायंगल की तीनों साइड से, जो यहाँ मैंने बताया। तो मैंने अगर वेक्टर लिए तो B वेक्टर और C वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी ना, C वेक्टर, इनके बीच एंगल तो ये वाला होगा, ना कि ये वाला। तो ये कितना होगा, 180 माइनस अल्फा। तो क्या मैं इसको सॉल्व करके ऐसा लिख सकता हूँ, समझ गए ना। वहाँ ऊपर मैंने उसको रब कर दिया है कि A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 B डॉट C, BC cos 180 माइनस अल्फा। 180 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा होता है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos अल्फा। 2BC को इधर लेकर आ जाओ तो प्लस 2BC cos अल्फा इज इक्वल्स टू B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। देन जो cos अल्फा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2B। क्लियर, आप देख सकते। इसी तरह से अब देखो यहाँ पर कहानी क्या बनी, यहाँ पर कहानी ये बनी कि मैंने किसको ट्रांसपोज किया, मैंने AB को ट्रांसपोज किया। सपोज करो मैं AC को ट्रांसपोज करता तो B यहाँ रह जाता ना। यहाँ से देखो ये वाला, सॉरी, मैंने यहाँ से BC को ट्रांसपोज किया, BC को जिसको ट्रांसपोज किया वो वाली टर्म यहाँ आ गई। अगर मुझे यहाँ पर A और C लेकर आना होते तो मैं AC को ट्रांसपोज करता, B उधर ही रह जाता, उसका होल स्क्वायर करता और यही कंसेप्ट लगा, सब में लगा यही कंसेप्ट। तो प्रूफ कर सकता हूँ, प्रूफ करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये है कोसाइन लॉ, है ना। ये कौन सा लॉ है, ये है कोसाइन लॉ। इस लॉ की हेल्प से हम बड़े आराम से बहुत सारे क्वेश्चन को डील करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हम, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं। देख, रब कर दूं इसको, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये हमसे बोल रहे हैं कि 3 वेक्टर्स A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर गिवन एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशो। अब उनके मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो इस रेशो में आपको दिए हैं रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड C। अब किसके बीच का एंगल निकलवा रहे हैं, A एंड C। मैंने मान लिया इनके बीच एंगल थीटा है, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऐसे ही होता था ना। यहाँ पर क्या आया था, BC का बीच का एंगल निकला था अल्फा, यहाँ पर मतलब 180 माइनस अल्फा उसी से निकाला था। अब यहाँ पर मैंने किसके बीच का एंगल निकलवा रहे हैं, वो AC के बीच का, तो A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2AC। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। cos थीटा A स्क्वायर ABC रेशो दिया हुआ है तो मैं पुट कर सकता हूँ ये वैल्यू डायरेक्टली। तो मेरे पास ये कितना आ गया, 5 स्क्वायर। A और C के बीच का, तो C कितना है मेरे पास, 3 स्क्वायर। B कितना है मेरे पास, 4 स्क्वायर। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर चल रहा है उसको बिगाड़ना नहीं। अपॉन 2AC, 2 इंटू 5 इंटू 3 cos थीटा 25 9 16 5 3 15 टू द 30 cos थीटा 34 और ये 24 20 18 अपॉन 30 6 3 6। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3/5। हम एग्जैक्ट थीटा भी निकाल सकते हैं, आप लोगों को मैथमेटिकल टूल वाले चैप्टर में बताया हुआ भी था। ये 3, ये 5, ये थीटा।
है ना। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो ये आपके पास बेस हो गया या हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 4 हो गया। अब 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए 3 के साइड वाले के सामने वाला एंगल होता था छोटा, और वो क्या 37, तो ये क्या हो जाएगा 53, ये क्या हो जाएगा 90। तो आप निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकालोगे तो कोई बुरी बात नहीं है ना। तो आंसर इज़ 53, बट आप नहीं भी निकालते हो आप तो आपका आंसर देकर आ जाना, सारा चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो ये था कोसाइन लॉ। अब इसी तरह से एक लॉ आता है साइन लॉ। कोसाइन लॉ है, अब एक लॉ आता है साइन लॉ। जैसे कोसाइन लॉ में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। वहाँ पर साइन लॉ में हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे, और ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक। तो कोसाइन लॉ को यहीं चेंज करके लिख दिया मैंने साइन लॉ। तो साइन लॉ होता क्या है, वही कहानी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, इसके सामने वाला एंगल अल्फ़ा, इसके सामने वाला एंगल बीटा, इसके सामने वाला एंगल गामा। तो कहानी ये बनती है कि साइन अल्फ़ा अपॉन ए, मतलब जो साइड आप ले रहे हो उसके सामने वाले एंगल का साइन अपॉन उस साइड के मैग्नीट्यूड का रेशो, या फिर साइन बीटा अपॉन बी, या फिर साइन गामा अपॉन सी, हमेशा बराबर, ठीक है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला होता है, डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं। वही कहानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0, 0 वेक्टर, छुट्टी है वेक्टर क्वांटिटी वाली कंडीशन हम लगा रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ये तो बेसिक चीज़ें हमें समझ में आ चुकी है। अब क्या करूँ मैं, अगर यहाँ से सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ, किसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ, सी का, है ना। मैंने दोनों तरफ सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, आप बी का भी कर सकते हो, करेंगे अभी, है ना। यहाँ पर मैंने सी का क्रॉस प्रोडक्ट किया, 0 से किसी का भी प्रोडक्ट करूँ तो 0 वेक्टर ही आने वाला होता है। अब यहाँ पर हो गया ए क्रॉस सी, ये हो गया बी क्रॉस सी, ये हो गया सी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, तो आप बोलोगे ए सी साइन ए और सी के बीच का एंगल। देखो ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, ठीक है, गलत तो नहीं हूँ। ये बी और सी के बीच का एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा। अब ये सी है और ये ए है, तो सी और ए के बीच का एंगल हो गया 180 माइनस बीटा, ये 180 माइनस गामा। सिंपल है, हम यहाँ किसके बीच का एंगल निकाल रहे हैं, ए और सी के बीच। अगर मैं ये सी वाला वेक्टर है, थोड़ा आगे पीछे बढ़ा दिया मैंने, एक्सटेंड कर दिया, ए और सी के बीच का एंगल कितना, 180 माइनस बीटा। अब साइन 180 माइनस बीटा में तो कोई चेंजेस होता नहीं है, साइन बीटा ही होगा, मतलब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, बट फिर भी हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। साइन 180, तो जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है ना, ए सी साइन 180 माइनस बीटा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पर उनकी डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, अब डायरेक्शन अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, सो डायरेक्शन जैसे आप खुद देखो, मैं ए क्रॉस सी कर रहा हूँ, ए क्रॉस सी कर रहा हूँ, मैं सी से ए की तरफ फिंगर घुमाऊँगा क्या, नहीं, मैं ए से सी की तरफ फिंगर घुमाऊँगा। ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो फिंगर कहाँ घूम रही है, ए से सी, तो डायरेक्शन कहाँ हो गई, इनवर्ड, क्या हो गई, इनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसी हो गई, इनवर्ड। इनवर्ड को हम फिज़िक्स के अंदर किससे रिप्रेजेंट करते थे, क्रॉस से, इसी से करते हैं ना, गलत तो ही हूँ मैं, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन, मैग्नेट में, हम मैग्नेट वाले चैप्टर में देखेंगे तो मैक्सिमम फिज़िक्स के अंदर हम इनवर्ड डायरेक्शन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना किसी भी चीज़ की। अब बी क्रॉस सी, अच्छा यहाँ एक चीज़ और देख लें, सी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी का काम ही खत्म हो जाएगा, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, हमने हटा दिया। बी क्रॉस सी के साथ क्या हुआ, कि प्लस बी सी साइन,
बी सी के बीच में एंगल, बी और सी के बीच में साइन 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। अब इसकी डायरेक्शन हम देख लेते हैं, बी क्रॉस सी, तो ये बी है क्रॉस सी, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में डॉट से रिप्रेजेंट है। अच्छा, ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट तो है ही जो हम कर रहे थे। यहाँ पर क्रॉस वाला सिंबल किसी भी डायरेक्शन को, इनवर्ड वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डॉट वाला आउटवर्ड वाला। चलो, ये दोनों डायरेक्शन अलग अलग हैं। अब जनरली हम क्या करते हैं, अपवर्ड वाली डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इन सिंबल को हटा के साइन भी लगा सकता हूँ। इसको मैंने माइनस लिख दिया, इसको मैं प्लस ही लिख सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको माइनस लिख दो, इसको प्लस लिख दो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं है। ट्रांसपोज किया, ए सी साइन 180 माइनस थीटा, थीटा हो गया, ट्रांसपोज कर दूँ तो देखो ये उधर ले गया तो प्लस का हो गया, ये इधर ही लिखा हुआ है, बी सी साइन अल्फा। क्लियर? अब सी से सी हटा दिया मैंने, दोनों में कॉमन था, साइन बीटा अपॉन बी और साइन अल्फा अपॉन, ये एक इक्वेशन प्रूफ होगा। इसी तरह से अगर मैं बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर देता है ना, यहाँ पर किसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देता, बी का, ठीक, तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर देता, जीरो से करता, जीरो ही रहता, तो यहाँ क्या कहानी बनती, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, और ये वाली टर्म में मेरे पास आ जाता सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी, ध्यान रखिए ना, सी क्रॉस। अब क्या होता, ए क्रॉस बी हो जाता मेरे पास ए बी साइन, ए बी के बीच का एंगल ढूंढते हैं, ये है ए, ये है बी, इनके बीच का एंगल 180 माइनस गामा, तो 180 माइनस गामा। इस बार ये ज़ीरो हो गया, हमने कहा ठीक है। बी और सी, तो बी और सी अपनी जगह लिखे, मैग्नीट्यूड अपनी जगह लिखे हैं साइन थीटा, है ना, साइन। अब बी और सी के बीच में एंगल अल्फा ही बन रहा है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो अल्फा बन रहा है और अच्छी बात है। बट यहाँ पर भी डायरेक्शन, जब हम ए और बी के बीच ले रहे थे, ए और बी के बीच में तो डायरेक्शन अपवर्ड थी, इसको पॉजिटिव मान लिया। लेकिन जब मैं बी और सी के बीच में ले रहा हूँ, है ना, तो डायरेक्शन अपवर्ड है, बट यहाँ किसके बीच में, सी और बी के बीच में, ध्यान रखें, तो सी और बी के बीच में ले रहा हूँ तो डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, तो ये माइनस वाली टर्म हो जाएगी, तो ये माइनस वाली टर्म हो जाएगी, ये ट्रांसपोज होके प्लस हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ क्या हो गया, ए बी साइन गामा, तो एक इक्वेशन और आपको मिल गई, है ना, बी से बी कैंसिल कर दो यहाँ पर, तो अब इक्वेशन आपके पास क्या मिल गई, अब इक्वेशन आपके पास मिल गई साइन गामा अपॉन सी साइन अल्फा अपॉन ए। अब आप देखो यहाँ पर साइन बीटा अपॉन बी है, साइन अल्फा अपॉन ए है, और साइन अल्फा अपॉन ए साइन गामा अपॉन सी के बराबर है। दोनों इक्वेशन से मुझे ये मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया, ये साइन लॉ हो गया। अच्छा, यहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। फोर्स वाले चैप्टर में हम बहुत जगह यूज़ करेंगे इसको, फोर्स की डायरेक्शन और एंगल के बीच में हम बहुत बार लगाएंगे ये चीज़, तो आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पर ओवर करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक। ठीक है, हम करेंगे वहाँ पर ये बात कि क्या करना है हमें। अभी के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू बच्चों।